निर्माण उद्योग। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। कृषि उत्पादकों जैसे गेहूं, धान आदि को हमारे उपयोग करने से पहले आटा और चावल के रूप में तैयार किया जाता है, लेकिन रोटी और चावल के अतिरिक्त हमें कपड़े, पुस्तकों, पंखों, कार और दवाइयों आदि की भी आवश्यकता होती है, जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार के उद्योगों में होता है। आधुनिक समय में जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, ये उद्योग धंधे एक बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं और कुल राष्ट्रीय संपत्ति या आय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उद्योग के प्रकार। उद्योग का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। आकार, पूंजी, निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर उद्योग को बृहद, मध्यम, लघु और कुटीर उद्योगों में वर्गीकृत किया गया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को सार्वजनिक सेक्टर, व्यक्तिगत सेक्टर, मिश्रित और सहकारी सेक्टर में विभक्त किया गया है। सार्वजनिक सेक्टर उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियां या निगम है जो सरकार द्वारा निधि प्रदत्त होते हैं। सार्वजनिक सेक्टर में सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादों के उपयोग के आधार पर भी किया गया है, जैसे मूल पदार्थ उद्योग, पूंजीगत पदार्थ उद्योग, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग, उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। उद्योग द्वारा प्रयोग की जाने वाली कच्चे माल के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया गया है। इसके अनुसार यह वर्गीकरण इस प्रकार है: कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग। उद्योगों का दूसरा प्रचलित वर्गीकरण निम्न निर्मित उत्पादों की प्रकृति के आधार पर है। इस प्रकार 8 प्रकार के उद्योग हैं: धातु कर्म उद्योग, यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक और संबंध उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य संसाधन उद्योग, विद्युत उत्पादन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक और संचार उद्योग। आप कभी कभी स्वतंत्र उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या हैं? क्या उनका संबंध कच्चे माल से है अथवा नहीं? उद्योग की स्थिति। क्या आप पूर्वी और दक्षिण भारत में लौह इस्पात उद्योग की स्थिति के कारणों का अनुमान लगा सकते हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में कोई भी लौह इस्पात उद्योग क्यों नहीं है? उद्योगों की स्थिति कई कारकों जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति, बाजार, पूंजी, यातायात और श्रम इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। इन कारकों का सापेक्षिक महत्व क्या? सापेक्षिक महत्व समय और स्थान के साथ बदल जाता है। कच्चे माल और उद्योग के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। आर्थिक दृष्टि से निर्माण उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक वितरण करने का मूल्य न्यूनतम हो। परिवहन मूल्य एक बड़ी सीमा तक कच्चे माल और निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करता है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। कच्चा माल। हाथ वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहां ये उपलब्ध होते हैं। भारत में चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में क्यों स्थापित हैं? इसी तरह लुगदी उद्योग, तांबा प्रगलन और पिग आयरन उद्योग कच्चे माल प्राप्ति के स्थानों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। लोहा इस्पात उद्योग में लोहा और कोयला दोनों ही भार हाथ वाले कच्चे माल हैं, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति के अनुसार अनुकूलतम स्थान कच्चे माल स्रोत के निकट होना चाहिए। यही कारण है कि अधिकांश लौह इस्पात उद्योग या तो कोयला क्षेत्र, बोकारो, दुर्गापुर आदि के निकट स्थित हैं अथवा लौह अयस्क के स्रोत भद्रावती, भिलाई और राउरकेला के निकट स्थित है। शक्ति मशीनों के लिए गतिदायी बल प्रदान करती है और इसीलिए किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले इसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। फिर भी कुछ उद्योग जैसे एल्युमिनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योग की स्थापना शक्ति स्रोत के निकट की जाती है, क्योंकि ये अधिक शक्ति उपयोग करने वाले उद्योग हैं जिन्हें विद्युत की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। बाजार। बाजार निर्मित उत्पादों के लिए निर्गमित उपलब्ध कराती है। भारी मशीन के औजार, भारी रसायनों की स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों के निकट की जाती है, क्योंकि ये बाजार अभिमुख होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में शुद्ध, जिसमें भार हास नहीं होता, न कच्चे माल का उपयोग होता है।
और ये प्रायः बड़े नगरीय केंद्रों में स्थापित किए जाते हैं। उदाहरणतः मुंबई, अहमदाबाद, सूरत आदि पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं की स्थापना भी बाजारों के निकट की जाती है, क्योंकि अपरिष्कृत तेल का परिवहन आसान होता है और उनसे प्राप्त कई उत्पादों का उपयोग दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कोयली, मथुरा और बरौनी इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। परिशोधनशालाओं की स्थापना में पत्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवहन, क्या आपने कभी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता के अंदर और उनके चारों ओर उद्योगों के केंद्रीकरण के कारणों को जानने का प्रयास किया है? ऐसा इसलिए हुआ है कि ये प्रारंभ में ही परिवहन मार्गों को जोड़ने वाले केंद्र बिंदु नोड बन गए हैं। रेलवे लाइन बिछाने के बाद ही उद्योगों को आंतरिक भागों में स्थानांतरित किया गया है। सभी मुख्य उद्योग मुख्य रेलवे मार्ग पर स्थित हैं। श्रम, क्या हम श्रम के बिना उद्योग के बारे में सोच सकते हैं? उद्योगों को कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में श्रम बहुत गतिशील है तथा जनसंख्या अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में उपलब्ध है। ऐतिहासिक कारक, क्या आपने कभी मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने के कारणों के विषय में सोचा है? ये स्थान हमारे औपनिवेशिक अतीत द्वारा अत्यधिक प्रभावित थे। औपनिवेशीकरण के प्रारंभिक चरणों में निर्माण क्रियाओं को यूरोप के व्यापारियों द्वारा नव प्रोत्साहन दिया गया। मुर्शिदाबाद, ढाका, भदोही, सूरत, बड़ोदरा, कोझिकोड, कोयम्बटूर, मैसूर आदि स्थान महत्वपूर्ण निर्माण केंद्र के रूप में उभरे। उपनिवेशवाद के उत्तरकालीन औद्योगिक चरण में ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं से होड़ और अपनी वैश्विक शक्ति की भेदमूलक नीति के कारण इन निर्माण केंद्रों का तेजी से विकास हुआ। उपनिवेशवाद के अंतिम चरणों में अंग्रेजों ने चुने हुए क्षेत्र में कुछ उद्योगों को प्रोन्नत किया। इससे देश में विभिन्न प्रकार की उद्योगों का बड़े पैमाने पर स्थानिक विस्तार हुआ। औद्योगिक क्रांति, एक प्रजातांत्रिक देश होने के कारण भारत का उद्देश्य संतुलित प्रादेशिक विकास के साथ आर्थिक समृद्धि लाना है। भिलाई और राउरकेला में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना देश के पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में विकास के निर्णय पर आधारित थी। वर्तमान समय में भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योग धंधे को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन देती है। मुख्य उद्योग, किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए लौह इस्पात उद्योग एक मूल आधार होता है। सूती वस्त्र उद्योग हमारे परंपरागत उद्योग में से एक है। चीनी उद्योग स्थानीय कच्चे माल पर आधारित है, जो कि अंग्रेजों के समय में भी फला फूला। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में वर्तमान में और भी आधुनिक उद्योग जैसे पेट्रोलियम, रासायनिक उद्योग, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और गम प्रौद्योगिकी उद्योग, आईटी इंडस्ट्री की भी विवेचना की जाएगी। लौह इस्पात उद्योग के विकास ने भारत में तीव्र औद्योगिक विकास के दरवाजे खोल दिए। भारतीय उद्योग के लगभग सभी सेक्टर अपनी मूल आधारित अवसंरचना के लिए मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर करते हैं। क्या हम लोहे के उपयोग के बिना कृषि में होने वाले औजार बना सकते हैं? लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोककारी कोयले के अतिरिक्त चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज और अग्निशः मृत्तिका आदि कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। ये सभी कच्चे माल स्थल भारहास वाले होते हैं, इसीलिए लौह इस्पात उद्योग की सबसे अच्छी स्थिति कच्चे माल स्रोत के निकट होती है। भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिमी पश्चिम बंगाल के भागों में समाविष्ट करते हुए एक अर्धचंद्राकार प्रदेश है, जो कि उच्च कोटि के लौह अयस्क, अच्छे गुणवत्ता वाले कोककारी कोयला और अन्य संपूरकों में समृद्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग प्रारंभ में ही स्थापित कर दिया गया था। भारतीय लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत बड़े एकीकृत इस्पात कारखानों और छोटी इस्पात मिलें भी सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत द्वितीयक उत्पाद, ढलाई मिलें और आनुषंगिक उद्योग भी आते हैं। एकीकृत इस्पात कारखाने टाटा लौह इस्पात कंपनी, TISCO टाटा लौह इस्पात मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग के बहुत निकट स्थित है।
यहाँ के इस्पात के निर्यात के लिए सबसे नजदीक लगभग 240 किलोमीटर दूरी पत्तन कोलकाता है। संयंत्र को पानी सुवर्ण रेखा और खारकोई नदियों से, लोहा नोआ मंडी और बादाम पहाड़ से, और कोयला जोड़ा खानू उड़ीसा से, और कोकरी कोयला झरिया और पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत लोहा और इस्पात कंपनी IISCO, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना हीरापुर में और दूसरा कुल्टी में स्थापित किया। 1937 में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IISCO के सहचार्य से बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में लोहा और इस्पात के उत्पादन की दूसरी इकाई की स्थापना की गई। इंडिया आयरन स्टील कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 3 संयंत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, रानीगंज, झरिया और रामगढ़ के निकट कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित है। लौह अयस्क सिंह भूमि झारखंड से आता है। जल दामोदर नदी की सहायक नदी बराकार से प्राप्त किया जाता है। दुर्भाग्य से 1972 से 73 में भारतीय लोहा और इस्पात कारखाने से इस्पात उत्पादन बहुत कम हो गया है और संयंत्र सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स VISW तीसरी एकीकृत इस्पात संयंत्र विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, जो प्रारंभ में मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स के नाम से जाना जाता था, बाबा बुदन की पहाड़ियों के केमानगुड़ी के लौह अयस्क क्षेत्र के निकट स्थित है। चूना पत्थर और मैग्नीज भी आसमान के क्षेत्रों आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध है, लेकिन इस प्रदेश में कोयला नहीं मिलता। प्रारंभ में पास के जंगलों से प्राप्त भारत लोहा एवं इस्पात संयंत्र केंद्र बोकारो, आसनसोल, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। बोकारो, आसनसोल, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, ये भारत लोहा इस्पात संयंत्र केंद्र है। ये मानचित्र में बिल्कुल दर्शाए गए स्टार वाले जगह पे टाटा लोहा और इस्पात टिस्को कंपनी, झरिया दामोदर नदी, सुवर्ण रेखा नदी, मुर्री, जमशेदपुर, कोलकाता को 250 किमी, दक्षिण नदी वीर मित्रपुर, कोयल खरकल नदी, गुरमाहिसानी, सुवर्ण रेखा सुलाईपत और पानपोस मुंबई की ओर। मैग्नीज के लिए चूना पत्थर, स्टार के लिए चूना, इस्पात संयंत्र के लिए स्टार, चूना पत्थर के लिए गोले में बना हुआ, लौह अयस्क के लिए स्टार बिना रंगा हुआ वाला, कोयला के लिए रेखारी वाली लाइन दिखाई है, रेल लाइन के लिए ये काली रंग की लाइन दिखाई गई है। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी बराकर नदी, झरिया कोयला क्षेत्र, दामोदर नदी, कुल्टी, हीरापुर, आसनसोल, बर्नपुर, कोलकाता की ओर दामोदर नदी, 276 किमी, वीर मित्रपुर, गुआ। इस्पात संयंत्र के लिए स्टार, चूना पत्थर, उसके बाद लौह अयस्क के लिए कोयला क्षेत्र और रेल लाइन के लिए प्रदर्शित किए गए हैं। जोग फाल्स, शिवमोगा, तुरभद्रा नदी, भद्र निचय, भद्रावती, कदूर, चिकनमंगलुरु, तुमकुरु, बाबा बदून हिल्स, कावेरी नदी, शिमसा नदी, शिव समुद्र फॉल्स, केबिन नदी। लोहा के लिए स्टार वाले, काले स्टार वाले इस्पात संयंत्र और लौह अयस्क क्षेत्र के लिए ये, और रेल लाइन के लिए काली रंग वाली भिलाई इस्पात संयंत्र, कोरबा महानदी, बिलासपुर, बालघाटा, रायपुर, दुर्गा, भिलाई, डल्टी, राजहरा हिल्स, तंदुला टैंक। इस्पात संयंत्र डोलोमाइट, मैग्नीज, लौह अयस्क, कोयला, लोहा, रेलवे लाइन के लिए प्रदर्शित किए गए हैं। हीराकुंड बांध, राउरकेला इस्पात संयंत्र, वीर मित्रपुर, मदिरा बांध, राउरकेला 16 किमी, हीराकुंड बांध, ब्राह्मणी नदी, बोकारो, कोयल नदी, किरीबुर,
इस्पात संयंत्र के लिए स्टार वाले, चूना पत्थर के लिए गोल वाले, और लौह अयस्क के लिए स्टार बिना रंगा वाला। रेलवे लाइन काले रंग की पट्टी दिखाई गई है। दुर्गापुर संयंत्र इस्पात संयंत्र झरिया, रानीगंज, दुर्गापुर, दामोदर नदी, बीरमित्रपुर, नाओमुंडी, किरीबुर किरीबुरी, बोनायागढ़, कुटुपीट, पुलेसिया, गुरमाहिसानी, एक 326 किमी दूरी। मैग्नीज के लिए पहला वाला दिखाया गया है। दूसरा वाला इस्पात संयंत्र चूना पत्थर के लिए, तीसरे कोयला वाले क्षेत्र, रंगे वाले स्टार बिना रंगे लौह अयस्क के लिए। बोकारो इस्पात संयंत्र बीरमित्रपुर, बोकारो, झरिया, दामोदर नदी, गुरमाहिसानी, सुलायत, बदमा पहाड़ी। मैग्नीज इस्पात संयंत्र चूना पत्थर, कोयला और रेलवे लाइन को प्रदर्शित किया गया है। लकड़ी को जलाकर बनाए गए चारकोल 1951 तक ईंधन के रूप में प्रयोग में किया जाता था। बाद में विद्युत भट्टियां लगाई गई, जिनमें जोग प्रपात जल विद्युत परियोजना से प्राप्त जल विद्युत का उपयोग होता था। संयंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है। यह संयंत्र विशिष्ट इस्पात और एलाय का उत्पादन करता है। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 57 में विदेशी सहयोग में 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। ये संयंत्र राउरकेला, उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल हैं। ये सभी सार्वजनिक सेक्टर संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL के अधिकार में थे। 1973 में इन संयंत्रों के प्रबंधन के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL सेल की स्थापना की गई। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1959 में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया। संयंत्र को कच्चे माल की निकटता के आधार पर स्थापित किया गया था। इस प्रकार भार ह्रास वाले कच्चे माल का परिवहन मूल्य कम हो जाता है। इस संयंत्र को विशिष्ट अवस्थिति की लाभ प्राप्त है, क्योंकि इसके निकट झरिया झारखंड से कोयला और सुंदरगढ़ और कोडूझर से लौह अयस्क प्राप्त हो जाता है। विद्युत भट्टियों के लिए विद्युत शक्ति हीराकुंड परियोजना से तथा जल कोयल और शंख नदियों से प्राप्त होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई थी। 1959 में उत्पादन प्रारंभ हो गया। यहाँ लौह अयस्क डल्ली, राजहरा खानों से तथा कोयला कोरबा और कारगाली कोयला खानों से प्राप्त होता है। जल तुंदला बांध से और विद्युत शक्ति कोरबा ताप शक्ति ग्रिड से प्राप्त होती है। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। उत्पादित इस्पात का अधिकांश भाग विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड में चला जाता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम की सरकार के सहयोग से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था और यह 1962 में उसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। यह संयंत्र रानीगंज और झरिया कोयला पेटी में स्थित है और लौह अयस्क नोआ मंडी मानचित्र से प्राप्त होता है। दुर्गापुर कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पर स्थित है। इसे जल विद्युत शक्ति और जल दामोदर घाटी कॉरपोरेशन DVC से प्राप्त होता है। बोकारो इस्पात संयंत्र या इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया था। इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी, जिसके अनुसार बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह अयस्क प्राप्त करते हैं और वो आपसी में मालगाड़ी के डिब्बे राउरकेला के लिए कोयला ले जाते हैं। अनेक कच्चे माल बोकारो को लगभग 350 किलोमीटर की परिधि के अंदर प्राप्त हो जाता है। जल और जल विद्युत शक्ति की आपूर्ति दामोदर घाटी कॉरपोरेशन द्वारा की जाती है। अन्य इस्पात संयंत्र चतुर्थ योजना के समय में स्थापित 3 नए इस्पात संयंत्र कच्चे माल स्रोत से दूर हैं। तीनों संयंत्र दक्षिण भारत में स्थापित हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्थित बीजाग इस्पात संयंत्र पहला पतन आधारित संयंत्र है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। इसकी पतन स्थिति लाभप्रद है। विजयनगर इस्पात संयंत्र होसपेट कर्नाटक में विकसित किया गया। इसमें स्वदेशी तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। यह संयंत्र आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त लौह अयस्क और उत्पादन मिलियन टन में 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। 2013 से 14 में 87.67, 2014 से 15 में
92.16, 2015 से 16 में 91, 2016 से 17 में 101.3, 2017 से 18 में 86.6। और भारत इस्पात मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तैयार इस्पात का उत्पादन चित्र 8.9 में प्रदर्शित किया गया है। चूना पत्थर का उपयोग करता है। तमिलनाडु इस्पात संयंत्र 1982 में चालू किया गया था। इन मुख्य इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में 206 से अधिक इकाइयां स्थापित की गई। इनमें से अधिकांश इकाइयां अपने मुख्य कच्चे माल के रूप में रद्दी लोहे का उपयोग करती हैं और उसे विद्युत भट्ठियों में परिक्रमित करती हैं। सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। प्राचीन और मध्यकाल में ये केवल एक कुटीर उद्योग के रूप में थे। भारत सरकार ने उत्कृष्ट कोटि का मलमल, कैलिको, छींट और अन्य प्रकार की अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। भारत में इस उद्योग का विकास कई कारणों से हुआ। पहला, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है एवं सूती कपड़ा गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए एक आरामदायक वस्त्र है। दूसरा, भारत में कपास का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। देश में इस उद्योग के लिए आवश्यक कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। वस्तुतः कुछ क्षेत्रों में लोग सूती वस्त्रों का उत्पादन पीढ़ियों से कर रहे थे और अपनी कुशलता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते रहे और इसी प्रक्रिया में उनकी कुशलता पक्की हो गई। प्रारंभ में अंग्रेजों ने स्वदेशी वस्त्र उद्योग के विकास को प्रोत्साहित नहीं किया। वे कच्चे कपास को मिलियन सूती वस्त्र मिली क्षेत्र भी केंद्रित क्षेत्र के लिए सूती वस्त्र 20,000, 20,000, 15,000, 10,000, 5,000, 2008 से 9 के बीच में 15,000 से ऊपर, 9 से 10 के बीच में 15,000 से थोड़ा सा ऊपर, 10 से 11 में और बड़ा, 11 से 12 में थोड़ा और बड़ा, 13 से 14 में थोड़ा और बड़ा, 13 से 14 में और सबसे बड़ा मिला। सोर्स रिपोर्ट 2013 से 14 में सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन मैनचेस्टर और लिवरपूल स्थित अपनी मिलों के लिए निर्यात कर देते थे और वहां तैयार माल को बेचने के लिए भारत ले आते थे। यह कपड़ा सस्ता होता था क्योंकि भारत के कुटीर उद्योगों की तुलना में यूनाइटेड किंगडम की मिलों में बड़े पैमाने पर उत्पाद होता था। 1854 में पहली आधुनिक मिल सूती की स्थापना मुंबई में की गई। इस शहर को सूती वस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में कई लाभ थे। यह गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादन क्षेत्र में बहुत निकट था। कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए मानचित्र दृश्य में कपड़ा गूंजते, सूती की कताई करते, पावरलूम और हथकरघा वस्त्र का दृश्य दिखाया गया है। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग सहारनपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, ग्वालियर, कानपुर, बनारसी, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, उज्जैन, देवास, अहमदाबाद, इंदौर, राजकोट, पोरबंदर, बड़ोदरा, सूरत, जलगांव, वर्धा, नागपुर, बुरहानपुर, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, वारंगल, सोलापुर, हैदराबाद, संगली, गुंटूर, कोल्हापुर, बेल्लारी, हुबली, देवनागरी, बेंगलुरु, चेन्नई, मैसूर, कोयम्बटूर, सेलम, तंजावुर, मदुराई, तिरुनेलवेली, तूतीकुरन। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के लिए ये काले रंग वाले जितने हैं सब सूती वस्त्र उद्योग के लिए स्थापित किए हैं। मुंबई पत्तन तक लाई जाती थी और कपास स्वयं मुंबई नगर में उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त मुंबई उस समय भी वित्तीय केंद्र था और उद्योग प्रारंभ करने के लिए आवश्यक पूंजी भी उपलब्ध था। रोजगार अवसर प्रदान करने वाले बड़ा नगर होने के कारण वह श्रमिकों के लिए एक आकर्षक केंद्र था। इसीलिए सस्ते और प्रचुर मात्रा में श्रमिक भी आसपास में ही मिल जाते थे। सूती वस्त्र मिलों के लिए आवश्यक मशीनों का आयात इंग्लैंड से किया जा सकता था। बाद में दो और मिलें, शाहपुर मिल और कैलिको मिल, अहमदाबाद में स्थापित की गई। 1947 तक भारत में मिलों की संख्या 423 तक पहुंच गई, लेकिन देश विभाजन के बाद दृश्य बदल गया और
इस उद्योग का को एक बड़ा हिस्सा प्रतिसरण झेलना पड़ा। इसका कारण यह था कि अच्छी गुणवत्ता वाले कपास उत्पादन क्षेत्रों में से अधिकांश पश्चिम पाकिस्तान में चले गए और भारत में 409 मिले और 29% कपास उत्पादन क्षेत्र रह गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस उद्योग में धीरे धीरे पुनर्लाभ की स्थिति आई और अंततः यह उद्योग फिर से विकसित हो गया। भारत में सूती वस्त्र उद्योग को दो सेक्टरों में बांटा जा सकता है, संगठित सेक्टर और असंगठित सेक्टर। विकेंद्रित सेक्टर के अंतर्गत हथकरघों, खादी सहित और विद्युत करघों में उत्पादित कपड़ा आता है। संगठित सेक्टर के उत्पादन में तेजी से कमी आई है। यह 20% के मध्य में 81% से घटाकर 2000 में केवल लगभग 6% रह गया है। वर्तमान में देश में उत्पादित सूती व हथकरघा सेक्टर की तुलना में विकेंद्रित सेक्टरों में विद्युत कार्गो द्वारा अधिक उत्पादित किया जाता है। कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता है, अतः अन्य दूसरे कारक जैसे कार्गो को चलाने के लिए शक्ति, श्रमिक पूंजी अथवा बाजार आदि उद्योग की स्थिति को निर्धारित करते हैं। वर्तमान में उद्योग को बाजार में या बाजार के निकट स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और बाजार ही यह निश्चित करता है कि किस प्रकार के कपड़े का उत्पादन होना चाहिए। तैयार माल के बाजार में अत्यधिक भिन्नता मिलती है। ये तैयार माल को बेचने के दृष्टिकोण से मिलों को बाजार के निकट स्थापित करना महत्वपूर्ण है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुंबई और अहमदाबाद में पहली मिल की स्थापना के पश्चात सूती वस्त्र उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ और मिलों की संख्या आकस्मिक रूप से बढ़ गई। स्वदेशी आंदोलन ने उद्योग को प्रमुख रूप से प्रोत्साहित किया क्योंकि ब्रिटेन के बने सामानों का बहिष्कार कर बदले में भारतीय सामानों को उपयोग में लाने का आह्वान किया गया। 1921 के बाद रेल मार्गों के विकास के साथ ही दूसरे सूती वस्त्र केंद्रों का तेजी से विस्तार हुआ। दक्षिणी भारत में कोयम्बटूर, मदुराई और बेंगलुरु में मिलों की स्थापना की गई। मध्य भारत में नागपुर, इंदौर और अतिरिक्त सोलापुर और बड़ौदा सूती वस्त्र केंद्र बन गए। कानपुर में स्थानीय निवेश के आधार पर सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। पतन की सुविधा के कारण कोलकाता में भी मिलें स्थापित की गई। जल विद्युत शक्ति के विकास से कपास उत्पादन क्षेत्रों में दूर सूती वस्त्र मिलों की स्थिति में भी सहयोग मिला। तमिलनाडु में इस उद्योग के तेजी से विकास का कारण मिलों के लिए प्रचुर मात्रा में जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता है। उज्जैन, भरूच, आगरा, हथरस, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली आज केंद्रों में कम श्रम लागत के कारण कपास उत्पादक क्षेत्रों से उनके दूर होते हुए भी उद्योग की स्थापना की गई। इस प्रकार भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में जहां एक या एक से अधिक अनुकूल अस्थिति कारक विद्यमान थे, सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए। इस प्रकार कच्चे माल के स्थान पर बाजार अथवा सस्ते स्थानिक श्रमिक या विद्युत शक्ति की उपलब्धता अधिक महत्वपूर्ण हो गई। वर्तमान में अहमदाबाद, शिववांडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर और उज्जैन सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। ये सभी केंद्र परंपरागत केंद्र हैं और कपास उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थित है। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु अग्रणी कपास उत्पादक राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब दूसरे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादक। चित्र 8.11 तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक मिलें और उनमें से अधिकांश कपड़ा न बनाकर सूती का उत्पादन करती हैं। कोयम्बटूर, जहाँ तमिलनाडु की लगभग आधे से अधिक मिलों की के स्थिति होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। चेन्नई, मदुराई, तिरुनेलवेली, तूतीकुरन, तंजावुर, रामनाथपुरम और सेलम दूसरे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कर्नाटक में सूती वस्त्र उद्योग का विकास राज्य के उत्तरी पूर्वीय भागों के कपास उत्पादक क्षेत्र में हुआ, जहां देवनागरी, हुगली, बल्लारी, मैसूर और बेंगलुरु महत्वपूर्ण केंद्र हैं। सूती वस्त्र उद्योग कपास उत्पादन तेलंगाना प्रदेश में स्थित है। वहां अधिकांश कताई मिलें हैं जो सूत का उत्पादन करती हैं। हैदराबाद, सिकंदराबाद और वारंगल महत्वपूर्ण केंद्र है। उत्तर प्रदेश में कानपुर सबसे बड़ा केंद्र है। मोदीनगर, हथरस, सहारनपुर, आगरा और लखनऊ कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में सूती मिलें हुगली प्रदेश में स्थित है और हावड़ा, श्रीरामपुर, कोलकाता और श्यामनगर महत्वपूर्ण केंद्र है। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात से सूती कपड़े के उत्पादन में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई। सूती कपड़े के सिंथेटिक कपड़ों से प्रतिस्पर्धा का सामना
करना पड़ रहा है। भारत में सूती वस्त्र के उद्योग की और कौन सी अन्य समस्याएं हैं? चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। भारत विश्व में गन्ना और चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यह विश्व के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 8% उत्पाद करता है। इसके अतिरिक्त गन्ने में खंड, सारी और गुड़ भी तैयार किए जाते हैं। यह उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और एक बड़ी मात्रा में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। कच्चे माल के मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। आधुनिक आधार पर उद्योग का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ, जब बिहार में एक चीनी मिल की स्थापना की गई। इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के दूसरे भागों में चीनी मिलें खोली गई। 1950-51 में 139 कारखाने प्रचलन में थे। 2010 से 11 में चीनी मिलों की संख्या बढ़कर 662 हो गई। उद्योग की अवस्थिति: गन्ना एक भार हास्य वाली फसल है। चीनी और गन्ने का अनुपात 9% से 12% के बीच होती है, जो इसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। खेतों में काटकर एकत्रित करने से लेकर ढुलाई की अवधि तक इसमें सुक्रोज की मात्रा सूखती रहती है। गन्ने की को खेतों से काटने के 24 घंटे के अंदर ही पेरा जाए तो अधिक चीनी की मात्रा प्राप्त होती है। अतः इस प्रदेश के अधिकांश कारखाने गन्ने उत्पादन क्षेत्र के निकट ही स्थित है। महाराष्ट्र में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्यों के रूप में विकसित हुआ और देश में कुल चीनी उत्पादन के 1/3 से अधिक भाग का उत्पादन करता है। राज्य में 119 चीनी मिलें हैं, जो एक सकरी पट्टी के रूप में उत्तर के मानमाड से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक विस्तृत है। इनमें से 87 मिलें सहकारी सेक्टर में है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। चीनी उद्योग 2 पट्टियों गंगा यमुना दोआब और तराई प्रदेश में केंद्रित है। गंगा यमुना दोआब में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं, जबकि तराई प्रदेश के मुख्य चीनी उत्पादक जिले लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बहराइच। तमिलनाडु में चीनी मिलें कोयम्बटूर, वेल्लोर, तिरुवन्नमलाई, विल्लुपुरम और तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है। कर्नाटक में बेलगावी, बेल्लारी, मांड्या, शिवमोगा, विजयपुर और चित्रदुर्ग मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं, जहां चीनी उद्योग आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम और तेलंगाना के निजामाबाद जिले और मेडक जिले में वितरित है। बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात अन्य चीनी उत्पादक राज्य। बिहार में सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीवान, दरभंगा और गया मानचित्रित मुख्य गन्ना उत्पादक जिले हैं। पंजाब और सापेक्षिक महत्व कम हो गया है, यद्यपि गुरदासपुर, जालंधर, संगरूर, पाटियाला और अमृतसर अब भी प्रमुख चीनी उत्पादक हैं। हरियाणा में चीनी मिलें यमुना नगर, रोहतक, हिसार और फरीदाबाद जिलों में स्थित है। गुजरात में चीनी उद्योग तुलनात्मक रूप से नया है। यहाँ चीनी मिलें सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, वालसद और भावनगर जिलों के उत्पादन क्षेत्रों में स्थित है। पेट्रो रसायन उद्योगों का यह वर्ग भारत में तेजी से विकसित हो रहा है। उद्योगों की इस श्रेणी के अंतर्गत में कई प्रकार के उत्पाद आते हैं। 1960 में जब रसायनों की मांग इतनी तेजी से बढ़ी कि इसको पूरा करना कठिन हो गया, उस समय पेट्रो परिशोधन उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ। अपरिष्कृत पेट्रोल से कई क्या आप जानते हैं? पेट्रोलियम भारत में पेट्रोलियम उत्पादक के बड़े निर्यातक देश के रूप में उभरा। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे संसाधन संपन्न विकसित देश भी भारत पेट्रोलियम उत्पाद को आयात करते हैं। नई दिल्ली भारत पेट्रोलियम उत्पाद के बड़े निर्यातक देश के रूप में उभर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे संसाधन विकसित भी भारत से पेट्रोलियम उत्पाद का आयात करते हैं। देश से पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2004 से 5 में देश के 29,928 करोड़ रुपए की पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात किया गया था, जबकि 2005 से 6 में 46,785 करोड़ रुपए मूल्य के पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात किया गया। पेट्रोलियम उत्पादन के निर्यात में यह वृद्धि केवल सार्वजनिक क्षेत्र से ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र के तेल कंपनियों के निर्यात में भी वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2004 से 5 में भारत में विभिन्न देशों में 1,82,00,000 रुपए मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पादन का निर्यात किया गया था, जबकि वित्तीय वर्ष
5 से 6 में बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख मीट्रिक टन हो गया। अधिकृत सूत्रों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2004 से 5 में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया गया पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यातक तिरासी 43.8% था, जो वित्तीय वर्ष 2005 से 6 में बढ़कर 49.6% हो गया। इस तरह निजी क्षेत्रों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादन का वित्तीय वर्ष 2004 से 5 में 56.2% था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2005 से 6 में यह मामूली घटकर 50.4% हो गया। सूत्र के अनुसार 1998 में रिफाइनरी क्षेत्र को लाइसेंस की परिधि से बाहर किए जाने के बाद पेट्रोलियम क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर ढांचागत सुविधाएं का विस्तार हुआ। यही नहीं कि देश के कई स्थानों पर घरेलू रिफाइनरी का स्थापना भी की गई। इस तरह भारत की पेट्रोलियम उत्पादक के निर्यातक के तौर पर विश्व में पहचान बनी और आज यह स्थिति भारत पेट्रोलियम उत्पाद के क्षेत्र में अच्छा खासा निर्यातक देश बन गया है। निजी क्षेत्र में रिलायंस पेट्रोलियम द्वारा जामनगर गुजरात में प्रस्तावित सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थापित हो जाने के बाद रिफाइनरी के क्षेत्र में भारत विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी तेल शोधक देश बन जाएगा। रिलायंस पेट्रोलियम द्वारा रिफाइनरी अपनी वर्तमान IL की रिफाइनरी के साथ 27,000 करोड़ रुपए की लागत से लगाई जा रही है। 3 वर्ष की अवधि में तैयार होने वाली इस रिफाइनरी की तेल शोधक क्षमता 5,80,000 बैरल प्रतिदिन है। यह रिफाइनरी 100% निर्यात मुक्त होगी, अर्थात यह रिफाइनरी में तैयार किए जाने वाले सभी उत्पाद निर्यात किए जाएंगे। प्रमुख प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती हैं जो अनेक उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता कराती हैं। इन सामूहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से जाना जाता है। उद्योगों के इस वर्ग को 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला पॉलीमर कृत्रिम रेसे इलास्टोमर्स। चौथा पृष्ठ सक्रियता सरफेक्टेंट इंटरमीडिएट। मुंबई सेल रसायन उद्योग का केंद्र है। पटाखों के उद्योग औरैया उत्तर प्रदेश, जामनगर गांधीनगर और हाजीरा गुजरात, नागो थाने रत्नागिरी महाराष्ट्र, हल्दिया पश्चिम बंगाल और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भी स्थित है। रासायनिक और पेट्रो रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो रसायन सेक्टर के अंतर्गत 3 संस्थाएं कार्य कर रही हैं। पहली भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड IPCL सार्वजनिक सेक्टर में आती है। यह विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायनों जैसे पॉलीमर रेशों और रेशों से बने सक्रिय इंटरमीडिएट का निर्माण और वितरण करता है। दूसरा पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड है, जो भारत सरकार एवं बुनकरों की सहकारी संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है। यह पॉलिएस्टर तंतु सूत और नाइलोन चिप्स का उत्पादन गुजरात स्थित बड़ोदरा एवं नलधारी संयंत्रों में करती है। तीसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET है, जो पेट्रोकेमिकल्स उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करता है। सार्वजनिक सेक्टर में 1961 में स्थापित द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड NOCIL ने था पर आधारित मुंबई का एक पहला रासायनिक उद्योग था। इसके बाद अन्य कई कंपनियां बन गई। मुंबई, बरौनी में मोटूर, पिंपरी और सीसरा में स्थित संयंत्र प्लास्टिक की वस्तुओं के मुख्य उत्पादक हैं। लगभग 75% इकाई लघु पैमाने के सेक्टर में है। यह उद्योग पुनः चक्रित रिसाइकिल प्लास्टिक का भी प्रयोग करता है, जो पूरे उत्पादन का लगभग 30% है। संश्लेषित तंतु सिंथेटिक फाइबर को अपनी मजबूती, टिकाऊपन, प्रक्षलनता, धोने पर न सिकुड़ने के गुण के कारण इसका व्यापक रूप से प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। नायलॉन तथा पॉलिस्टर धागा बनाने के संयंत्रों कोटा, पिपरी, मुंबई, मोदीनगर, पुणे, उज्जैन, नागपुर एवं उधना में लगाए गए हैं। कोटा और बड़ोदरा में एक्रिलिक कपड़े बनाए जाते हैं। यदि प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन के उपयोग के लिए एक अपृथक्करणीय वस्तु बन चुकी है और हमारे रहन सहन की पद्धति को प्रभावित करती है, परंतु जैव निम्नीकरण का गुण न होने के कारण यह हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। इसीलिए भारत के विभिन्न राज्यों में प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक किस प्रकार हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है? ज्ञान आधारित उद्योग अवगम प्रौद्योगिकी उन्नति ने देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। सूचना औद्योगिकी क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए नई संभावनाएं उत्पन्न कर दी हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग, जहां
यहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से विकसित हुआ सेक्टरों में से एक है सॉफ्टवेयर उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर उत्पादन से आगे बढ़ गया है। भारत सरकार ने देश में अनेक सॉफ्टवेयर पार्क्स बनाए हैं। भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग को उत्तम उत्पाद उपलब्ध कराने में असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुका है। बड़ी संख्या में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। अवगमन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के या तो सॉफ्टवेयर विकास केंद्र हैं अथवा अनुसंधान विकास केंद्र भारत में हैं। इस विकास का मुख्य प्रभाव रोजगार अवसर के सृजन पर पड़ता है, जो प्रतिवर्ष लगभग 2 गुना हो रहा है। भारत में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण एवं औद्योगिक विकास नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई थी। इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना, इसमें विकृत अथवा कमियों को दूर करना, उत्पादकता और लाभकारी योजना रोजगार को स्वपोषित वृद्धि को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्राप्त करना है। इस नीति के अंतर्गत किए गए उपाय: औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन, दूसरा विदेशी तकनीकी का निःशुल्क प्रवेश, विदेशी निवेश नीति, पूंजी बाजार में अभिकाम्यता, खुला व्यापार, व्यवस्थाबद्ध निर्माण कार्य का उन्मूलन। औद्योगिकी और स्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण नीति के 3 मुख्य लक्ष्य हैं: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था प्रस्तुत सुरक्षा, सामरिक और अथवा पर्यावरणीय सरोकार से संबंधित केवल 6 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लिए समाप्त कर दी गई। साथ ही 1956 में सार्वजनिक सेक्टर के लिए सुरक्षित उद्योग की संख्या 17 से घटाकर 4 रह गई। परमाणु शक्ति से संबंधित उद्योग परमाणु शक्ति विभाग की सूची में विनिर्दिष्ट पदार्थ तथा रेल सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत बने रहे। सरकार ने सार्वजनिक उद्योगों में शेयर में कुछ भाग वित्तीय संस्थाओं, सामान्य जनता और कामगारों को देने का निश्चय किया। संपत्ति देहली थ्रेशोल्ड की सीमा समाप्त कर दी गई और बिना लाइसेंस सेक्टर में पूंजी लगाने के लिए किसी भी उद्योग को पूर्व सहमति लेने की आवश्यकता नहीं रह गई। उन्हें केवल निर्धारित आरूप में दिए गए विवरण पत्र जमा करने की आवश्यकता होती है। नए औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास का ऊंचा स्तर प्राप्त करने के लिए विदेशी सीधा निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) घरेलू निवेश के पूरक के रूप में देखा गया है। एफडीआई घरेलू निवेश तथा उपभोक्ताओं को जिस तकनीकी उन्नयन, वैश्विक प्रबंधन कुशलता और व्यवहारिकता का अभिगमन, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग आदि के प्रावधान द्वारा लाभ प्रदान करता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विदेश निवेश का उदारीकरण हुआ तथा सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वचालित मार्ग तक पहुंच की सहमति दे दी। सरकार ने औद्योगिक स्थिति संबंधी नीतियों में भी परिवर्तन की घोषणा की है। पर्यावरणीय कारणों से बड़े शहरों या उनके निकट उद्योगों की स्थिति को हतोत्साहित किया गया। औद्योगिक नीति में उदारता घरेलू और बहुराष्ट्रीय दोनों व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दिखाए गए नए सेक्टर जैसे खनन, दूरसंचार, राजमार्ग निर्माण और व्यवस्था को व्यक्तिगत कंपनियों के लिए पूरा खोल दिया गया। इन सभी छूटों के बाद भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आशाओं के अनुकूल नहीं था। स्वीकृति और वास्तविक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में बहुत अंतर था। यद्यपि विदेशी सहयोग की संख्या बढ़ रही है, इसी निवेश का बड़ा भाग घरेलू उपकरणों, वित्तीय सेवा, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरण और खाद्य व दुग्ध उत्पादन में लगाया जा चुका है। वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकृत करना है। इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत सामान और पूंजी सहित सेवाएं, श्रम और संसाधन एक देश से दूसरे देश को स्वतंत्रता पूर्वक पहुंचाए जा सकते हैं। घरेलू और कुछ भारत में कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क श्रीनगर, शिमला, मोहाली, देहरादून, दिल्ली, नोएडा, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, बांग्लादेश के ऊपर ये असम के इधर, कोलकाता, भुवनेश्वर, इंदौर, गांधीनगर, न्यू मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मैसूर, मणिपाल और तिरुवनंतपुरम कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजियों का पार्क बना हुआ है।
बाह्य प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार की प्रक्रिया में व्यापक उपयोग और विदेशी निवेशकों और तकनीकी पूर्तिकारों के साथ प्रभावी संबंध को सुसाध्य बनाकर वैश्वीकरण को आगे बढ़ाना है। भारत संदर्भ में इसका अर्थ है कि पहला, भारत में आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्ध कराकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अर्थव्यवस्थाओं को खोलना। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों और बाधाओं को खत्म करना। तीसरा, भारतीय कंपनियों को देश में विदेशी कंपनियों के सहयोग से उद्योग खोलने की अनुमति प्रदान करना और उनके सहयोग से विदेशों में साझा उद्योग स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करना। चौथा, पहले शुल्क दर के मात्रात्मक प्रतिबंधों में कमी लाकर बड़ी मात्रा में आयात उदारता कार्यक्रम को कार्यान्वित करना और तब आयात करों के स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे नीचे लाना। पांचवा, निर्यात प्रोत्साहन के एक वर्ग के बजाय निर्यात को बढ़ाने के लिए विनिमय दर व्यवस्था को चुनना। भारत के औद्योगिक परिवेश देश के उद्योग एवं वितरण समरूप नहीं है। उद्योग कुछ अनुकूल और स्थिति कारकों से निश्चित स्थानों पर केंद्रित हो जाते हैं, निश्चित केंद्रों पर हो जाते हैं। उद्योग के समूहों को पहचानने के लिए कई सूचकांकों का उपयोग किया जाता है, जिनके प्रमुख हैं: पहला, औद्योगिक इकाइयों की संख्या; दूसरा, औद्योगिक कर्मियों की संख्या; औद्योगिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली प्रयुक्त शक्ति की मात्रा; कुल औद्योगिक निर्गत आउटपुट; उत्पाद प्रक्रिया जन्य मूल्य आदि। देश के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का सविस्तार विवरण आगे प्रस्तुत है। चित्र 8.13 में मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। यह मुंबई थाने से पुणे तथा नासिक और सोलापुर जिले के स्पर्शी क्षेत्रों तक विस्तृत है। इसके अतिरिक्त रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिले में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है। इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। मुंबई में कपास के पृष्ठ प्रदेश में स्थित होने और नम जलवायु के कारण मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। 1869 में सुएज नहर के खुलने के कारण मुंबई पत्तन के विकास को प्रोत्साहन मिला। इस पत्तन के द्वारा मशीनों का आयात किया जाता था। इस उद्योग की आवश्यकता पूर्ति के लिए पश्चिमी घाट प्रदेश के जल विद्युत शक्ति का विकास किया गया। औद्योगिक प्रदेश और जिले: मुख्य औद्योगिक प्रदेश 8 मुंबई, पुणे प्रदेश, हुगली प्रदेश, बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, गुजरात प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, गुरुग्राम दिल्ली, मेरठ, कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश, लघु उद्योग प्रदेश 13 अंबाला, अमृतसर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इंदौर, देवास, उज्जैन, जयपुर, अजमेर, कोल्हापुर, दक्षिण कन्नड़, उत्तरी मालाबार, मध्य मालाबार, आदिलाबाद, निजामाबाद, इलाहाबाद, बनारसी, मिर्जापुर, भोजपुर, मुंगेर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और ब्रह्मपुत्र घाटी। औद्योगिक जिले 15 कानपुर, हैदराबाद, आगरा, नागपुर, ग्वालियर, भोपाल, लखनऊ, जलपाईगुड़ी, कटक, गोरखपुर, अलीगढ़, कोटा, पूर्णिया, जबलपुर और बरेली। भारत में मुख्य औद्योगिक क्षेत्र: गुरुग्राम दिल्ली, मेरठ में छोटा नागपुर क्षेत्र, हुगली क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, मुंबई पुणे क्षेत्र, विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र, बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र, कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र को प्रदर्शित किया है। भारत में मुख्य औद्योगिक क्षेत्र के लिए ये क्षेत्र प्रदर्शित किए गए हैं। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के साथ रासायनिक उद्योग भी विकसित हुआ। मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना ने इस प्रदेश को अतिरिक्त बल प्रदान किया। इसके अतिरिक्त अभियांत्रिक वस्तुएं, पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रो रासायनिक, चमड़ा, संश्लेषित और प्लास्टिक वस्तुएं, दवाएं, उर्वरक, विद्युत वस्तुएं, जलयान निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, परिवहन उपकरण और खाद्य उद्योग का भी विकास हुआ। मुंबई, कोलबा, कल्याण, ठाणे, ट्राम्बे, मुंबई, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमाड, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा और संगाली महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश: हुगली नदी के किनारे बसा हुआ यह प्रदेश उत्तर में बांसबोरिया से दक्षिण में बिडला नगर तक
लगभग 100 किलोमीटर में फैला है। उद्योग का विकास पश्चिम में मेदिनीपुर में हुआ है। कोलकाता हावड़ा इस औद्योगिक प्रदेश के केंद्र हैं। इसके विकास में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने अत्यधिक योगदान दिया है। इसका विकास हुगली नदी पर पतन के बनने के बाद प्रारंभ से हुआ। देश में कोलकाता एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। इसके बाद कोलकाता भीतरी भागों से रेल मार्गों और सड़क मार्गों द्वारा जोड़ दिया गया। असम और पश्चिम बंगाल की उत्तरी पहाड़ियों में चाय बागानों के विकास, उससे पहले नील का परिष्करण और बाद में जूट संसाधनों ने दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्र और छोटा नागपुर पठार के लौह अयस्क के निक्षेपों के साथ मिलकर इस प्रदेश के औद्योगिक विकास में सहयोग प्रदान किया। बिहार के घने बसे भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा से उपलब्ध सस्ते श्रम ने भी इसी प्रदेश के विकास में योगदान दिया। कोलकाता ने अंग्रेजी ब्रिटिश भारत की राजधानी 1973 से 1911 होने के कारण ब्रिटिश पूंजी को भी आकर्षित किया। 1855 में सिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना ने इस प्रदेश के आधुनिक औद्योगिक समूहन के युग का प्रारंभ किया। जूट उद्योग का मुख्य केंद्रीकरण हावड़ा और भटपारा में है। 1947 में देश के विभाजन ने इस औद्योगिक प्रदेश को बुरी तरह प्रभावित किया। जूट उद्योग के साथ ही सूती वस्त्र उद्योग भी पनपा, कागज, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल्स, मशीनों, विद्युत, रासायनिक, औषधि, उर्वरक और पेट्रो रासायनिक उद्योगों का भी विस्तार हुआ। कोन नगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना और चित्तरंजन में डीजल इंजन का कारखाना इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ हैं। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, श्रीरामपुर, सिसरा, तिबरपुर, नौहाट, गुरी, यह काकीनाडा, श्यामनगर, टीटागढ़, सौदापुर, बजबज, बिड़ला नगर, बांसबोरिया, बेलगूरिया, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर आदि हैं। फिर भी इस प्रदेश के औद्योगिक विकास में दूसरे प्रदेशों की तुलना में कमी आई है। जूट उद्योग की अवनति इसका एक कारण है। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, यह प्रदेश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अत्यधिक तीव्रता से औद्योगिक विकास का साक्षी है। 1960 तक उद्योग केवल बेंगलुरु, सेलम और मदुराई जिले तक सीमित थे, लेकिन अब वे तमिलनाडु और विल्लुपुरम को छोड़कर लगभग सभी जिलों में फैल चुके हैं। कोयला क्षेत्र से दूर होने के कारण इस प्रदेश का विकास पायकारा जल विद्युत संयंत्र पर निर्भर करता है, जो 1932 में बनाया गया था। कपास उत्पादन क्षेत्र होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग ने सबसे पहले पैर जमाए थे। सूती मिलों के साथ ही करघा उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ। अनेक भारी अभियांत्रिक उद्योग बंगलौर में एकत्रित हो गया। वायुयान, HAL मशीन उपकरण, टेलीफोन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ हैं। टेक्सटाइल, रेल के डिब्बे, डीजल इंजन, रेडियो, हल्की अभियांत्रिक वस्तुएं, रबर का सामान, दवाएं, एल्युमिनियम, शक्कर, सीमेंट, ग्लास, कागज, रसायन, फिल्म, सिगरेट, माचिस, चमड़े का सामान आदि महत्वपूर्ण उद्योग हैं। चेन्नई में पेट्रोलियम परिशोधनशाला, सेलम और लोहा इस्पात संयंत्र और उर्वरक संयंत्र अभिनव विकास हैं। गुजरात औद्योगिक प्रदेश, इस प्रदेश का केंद्र अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच है, लेकिन यह प्रदेश दक्षिण में वालसाद और सूरत तक और पश्चिम में जामनगर तक फैला है। इस प्रदेश का विकास 1860 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से भी संबंधित है। यह प्रदेश एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र बन गया। कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस प्रदेश को कच्चे माल और बाजार दोनों ही उपलब्ध मिला। तेल क्षेत्रों की खोज से पेट्रो रासायनिक उद्योगों की स्थापना अलकेश्वर, बड़ोदरा और जामनगर के चारों ओर हुआ। कंडला पतन ने इस प्रदेश को तीव्र विकास में सहयोग दिया। कोयली में पेट्रोलियम परिशोधनशाला ने अनेक पेट्रो रासायनिक उद्योग के लिए कच्चे माल उपलब्ध कराए। औद्योगिक संरचना में अब विविधता आ चुकी है। कपड़ा, सूती मिल, सिल्क और कृत्रिम कपड़े और पेट्रो रासायनिक उद्योग के अतिरिक्त अन्य उद्योग भारी और आधारित रासायनिक मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, टेक्सटाइल मशीनें, इंजीनियरिंग, औषधि, रंग रोगन, कीटनाशक, चीनी उद्योग उत्पादन और खाद्यान्न प्रक्रमण है।
अभी हाल ही में सबसे बड़ी पेट्रोलियम परिशोधनशाला जामनगर में स्थापित की गई है। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र अहमदाबाद, बड़ोदरा, भरूच, कोयली, आनंद, खेड़ा, सुंदरनगर, राजकोट, सूरत, वालसाद और जामनगर हैं। छोटा नागपुर प्रदेश, यह प्रदेश झारखंड, उत्तरी ओडिशा और पश्चिमी पश्चिम बंगाल में फैला है और भारी धातु उद्योग के लिए जाना जाता है। यह प्रदेश अपने विकास के लिए दामोदर घाटी में कोयला और झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में धात्विक और अधात्विक खनिजों की खोज का ऋणी है। कोयला, लौह, अयस्क और दूसरे खनिजों का निकटता इस प्रदेश में भारी उद्योग की स्थापना को सुसाध्य बनाती है। इस प्रदेश में 6 बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला में स्थापित है। ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऊष्मीय और जल विद्युत संयंत्रों का निर्माण दामोदर घाटी में किया गया। प्रदेश के चारों ओर घने बसे प्रदेशों से सस्ता श्रम प्राप्त होता है और हुगली प्रदेश अपने उद्योगों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है। भारी इंजीनियरिंग, मशीन, औजार, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल इंजन और भारी विद्युत उद्योग इस प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं। सांची, धनबाद, चौबसा, सिंदरी, हजीराबाद, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और डालमिया नगर महत्वपूर्ण केंद्र हैं। विशाखापट्टनम, गुंटूर प्रदेश, यह औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम जिले से लेकर दक्षिण में कुर्नूल और प्रकाशम जिले तक फैला है। यह प्रदेश का औद्योगिक विकास विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम पत्तनों के भीतर इसके भीतर भागों में विकसित कृषि तथा खनिजों के बड़े संचित भंडार पर निर्भर है। गोदावरी बेसिन के कोयला क्षेत्र इसे ऊर्जा प्रदान करते हैं। जलयान निर्माण उद्योग का प्रारंभ 1941 में विशाखापट्टनम में हुआ था। आईआईटी पेट्रोल पर आधारित पेट्रोलियम परिशोधनशाला ने कई पेट्रो रासायनिक उद्योगों की वृद्धि को सुगम बनाया। शक्कर, वस्त्र, जूट, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एल्युमिनियम और हल्की इंजीनियरिंग इस प्रदेश के मुख्य उद्योग हैं। गुंटूर जिले में एक सिरा जिंक प्रगलक कार्य कर रहा है। विशाखापट्टनम में लोहा और इस्पात संयंत्र बोराडील लौह अयस्क का प्रयोग करता है। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंदरी, गुंटूर, एल्लूरू और कुर्नूल महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ प्रदेश इस प्रदेश में स्थित उद्योगों में पिछले कुछ समय से बड़ा तीव्र विकास दिखाई देता है। खनिजों और विद्युत शक्ति संसाधनों से बहुत दूर स्थित होने के कारण यह उद्योग छोटे और बाजार अभिमुख हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, हल्के इंजीनियरिंग और विद्युत उपकरण इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ सूती, ऊनी और कृत्रिम रेशा, वस्त्र, होजरी, शक्कर, सीमेंट, मशीनी उपकरण, ट्रैक्टर, साइकिल, कृषि उपकरण, रासायनिक पदार्थ और वनस्पति घी उद्योग हैं जो की बड़े स्तर पर विकसित है। सॉफ्टवेयर उद्योग एक नई वृद्धि है। दक्षिण में आगरा, मथुरा उद्योग क्षेत्र है जहाँ मुख्य रूप से शीशे और चमड़े का सामान बनता है। मथुरा तेल परिशोधन कारखाना पेट्रो रासायनिक पदार्थों का संकुलन है। प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, आगरा और मथुरा का नाम लिया जा सकता है। कोलम, तिरुवनंतपुरम प्रदेश, यह औद्योगिक प्रदेश तिरुवनंतपुरम, कोलम, अलवाय, एर्नाकुलम और अलाईपुंजा जिले में फैला हुआ है। बागान, कृषि और जल विद्युत इस प्रदेश को औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं। देश की खनिज पेटी से बहुत दूर स्थित होने के कारण कृषि उत्पाद प्रक्रमण और बाजार विन्यास हल्के उद्योगों की इस प्रदेश पर से अधिकता और उनमें से सूती वस्त्र उद्योग, चीनी, रबड़, माचिस, शीशा, रासायनिक उर्वरक और मछली आधारित उद्योग महत्वपूर्ण है। उद्योग प्रक्रमण, कागज, नारियल रेशा उत्पादक, एल्युमिनियम और सीमेंट उद्योग भी महत्वपूर्ण है। कोच्चि में पेट्रोलियम परिशोधनशाला की स्थापना ने इस प्रदेश के उद्योगों को एक नया विस्तार प्रदान किया है। कोलम, तिरुवनंतपुरम, अलुवाई, कोच्चि, अलापुंज और पुनालूर महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं।